नमस्कार। कक्षा 11 के राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के तीसरे अध्याय जिसका नाम है भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार संवैधानिक विकास हुआ और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत में हम जानते हैं कि आज़ादी के पश्चात संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। मध्यकाल में जहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था थी, वहीं संवैधानिक लोकतंत्र की विकास की यात्रा में विभिन्न चरण संपन्न हुए और इन चरणों में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है। ब्रिटिश क्राउन ने 1600 ईस्वी में एक चार्टर या कहें कि राजपत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम 1612 ईस्वी में सूरत में अपना कार्यालय स्थापित किया था। ध्यान रहे, शुरुआत में कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी। प्रारंभ में चार्टर या राजपत्र के अनुसार कंपनी को कुछ सीमित विधायी और न्यायिक अधिकार ही प्राप्त थे, परंतु धीरे धीरे कंपनी ने अपनी कार्यशैली बदली और 1765 तक आते आते एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में कंपनी उभर जाती है, जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का एक साधन बन जाती है। ब्रिटिश काल को हम दो भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। एक तो सन 1857 की क्रांति के पश्चात कंपनी के शासन, 1857 की क्रांति तक कंपनी का शासन, उसके पश्चात 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1764 में बक्सर का युद्ध और अगले ही वर्ष अर्थात 1765 में इलाहाबाद की संधि से अपने प्रभाव में वृद्धि कर ली। इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने द्वेष शासन के द्वारा बंगाल में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। कंपनी का संचालन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किया करते थे, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा चुने जाते थे। याद रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था, जो कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा चुने जाते थे। ये प्रोप्राइटर्स कंपनी के हिस्सेदार थे। भारत में कंपनी के प्रभाव में वृद्धि के फलस्वरूप कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने और कंपनी के आर्थिक संकट में उलझने के कारण इस पर ब्रिटिश संसद ने सरकार को अधिक प्रभावी नियंत्रण की मांग उठने लगी कि इस पर नियंत्रित किया जाए, अन्यथा कर्मचारी अपने मुनाफा कमाते रहेंगे और कंपनी को नुकसान होता रहेगा। इस हेतु ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा किए गए इस संवैधानिक दखल ने भारत में संवैधानिक इतिहास की एक लंबी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, जिसको हम विभिन्न चरणों में आगे जानेंगे। पहला, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। भारत में संवैधानिक विकास का यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने का पहला प्रयास किया गया था। याद रहे, इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने का था। इस एक्ट से कंपनी के कार्यों और अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए। इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार बंगाल के जो तात्कालिक गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग, उन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अब क्या था, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान रखा गया। इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की नींव रखी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी को पदोन्नत किया गया और उसे अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की विदेश नीति, युद्ध नीति और शांति के मामले में नियंत्रण कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई थी। भारत में सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन और कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। अतः स्पष्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश संसद व ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया। ब्रिटिश संसद व सरकार का
ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया। इस एक्ट को गुरमुख निहाल सिंह ने एक महान संवैधानिक महत्व का बताया, क्योंकि इसने निश्चित रूप से कंपनी के राजनीतिक कार्यों को स्वीकार किया था। पहली बार संसद को यह अधिकार दिया गया कि जैसी चाहे वैसी सरकार स्थापित करने के आदेश भारत में दे। इसने भारत में सरकार का स्वरूप बदल दिया। लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट और निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। ये बात लॉर्ड नॉर्थ ने रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कही थी। अब आगे के क्रम में 1781 का संशोधन अधिनियम आता है। 1781 के संशोधन अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की विसंगतिपूर्ण अधिकारिता को स्पष्टतापूर्वक निर्धारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च परिषद के बीच विवाद और टकराव को कम करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। याद रहे, 1781 का जो अधिनियम था वो सुप्रीम कोर्ट एवं सर्वोच्च परिषद के बीच टकराव को कम करने के लिए लाया गया था। इसमें कुछ प्रावधान थे। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को सीमित करते हुए ये रोक लगा दी गई थी कि वह कंपनी के कर्मचारियों के प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। साथ ही राजस्व वसूली से संबंधित व्यक्तियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस प्रकार बंगाल की सर्वोच्च परिषद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया था। कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करते समय सुप्रीम कोर्ट को भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने के निर्देश भी दिए गए। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट अथवा बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जानते हैं। याद रहे, 1781 के अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट और बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जानते हैं। आगे के क्रम में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। यह अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। इस अधिनियम से कंपनी के निर्देशक मंडल के राजनीतिक कार्यों से संबंधित अधिकार कम कर दिए गए और राजनीतिक कार्यों के अधिकार तो कम कर दिए गए, राजनीतिक कार्यों के लिए अब क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसका अध्यक्ष ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। इस अधिनियम में कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 के स्थान पर 3 सदस्य कर दिए गए। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम दिया गया। बम्बई तथा मद्रास गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्य काउंसिलिंग बनाई गई। सर कार्टनी इल्बर्ट के अनुसार इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक तो कंपनी के द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड के द्वारा स्थापित की गई थी। निरीक्षण की एवं प्रतिनिरीक्षण की ये व्यवस्था जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू की गई थी वो सन 1858 तक चलती रही। इसके पश्चात 1786 का संशोधन अधिनियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी इसी अधिनियम के द्वारा मिल गई थी। आगे के वीडियो में हम 1793 का चार्टर एक्ट समझते हुए आगे के अधिनियमों को समझेंगे। धन्यवाद।